स्वागत है मेरे प्यारे मित्रों। तो हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज कहानी की शुरुआत होती है वहीं से ही जहां हमने देखा था कि बाइजिन बेहोश हो रहा है और तेन जोर जोर से बाइजिन का नाम पुकार रहा है कि बाइजिन उठो, तुम्हें कहाँ चोट लगी है। पर तेन देखता है कि बाइजिन नहीं उठ रहा था। ये देखकर तेन स्नोचिते को बुलाने लगता है कि स्नोचिता, हमारे चारों ओर गोल गोल घूमना बंद करो और आकर मेरा मदद करो। तब हम देखते हैं कि वेन रो रहा है क्योंकि उसके पत्ते झड़ रहे हैं। खैर, तब स्नोचिता आकर वेन को मारता हुआ कहता है कि रोना बंद करो और आकर मेरा मास्टर का मदद करो। वेन कहता है कि स्नोचिता, तुम दिखने में प्यारे तो हो, पर क्या तुम्हें नहीं पता कि मदद मारकर नहीं बल्कि प्यार से मांगनी चाहिए। उसके बाद वेन आकर बाजिन को होश में लाता है और बाजिन को उठाकर खड़ा करता है। तब तैन बाजिन से पूछने लगता है कि बाजिन, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बाजिन कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद बाजिन तैन को उठाने लगता है और तैन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तैन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं चोट नहीं लगा। फिर वेन चारों ओर देखकर बताने लगता है कि राक्षसा अम्ब्रेला टूटने के कारण अब ब्लैक माउंटेन वैली के अंदर भी राक्षसी ओरा आ रहे हैं। खैर, अच्छा ही हुआ कि ये राक्षसा अम्ब्रेला टूट गया। अब मुझे इस गेंडे जैसे स्नोचिते का मदद और लेना नहीं होगा। तब स्नोचिता वेन से कहता है कि तुम भाड़ में जाओ। तब तैन चौंक जाता है और कहने लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत सुना। स्नोचिता हमारे भाषा में बात कर रहा है। बाजिन कहता है कि हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि राक्षसी ओरे को शूट करने के कारण स्नोचिता का एनर्जी बढ़ गया है। स्नोचिता ये सुनकर खुश होता है और दौड़कर बाजिन के पास आने लगता है, ये कहते हुए कि मास्टर, आपने मेरा तारीफ किया। पर वेन स्नोचिते को पकड़ के रोक लेता है और खुद स्नोचिते को हक करने लगता है, ये कहते हुए कि स्नोचिता, आखिरकार तुम हमारे भाषा में बात कर पा रहे हो। स्नोचिता कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। तैन बाजिन से पूछने लगता है कि बाजिन, यहाँ किसके पास होगी इतनी शक्तियाँ जिसने राक्षसा अम्ब्रेला को तोड़ दिया। बाजिन कहता है कि ये काम मेरे अंकल फैन का होगा। तैन कहता है कि खैर, अब जो राक्षसा अम्ब्रेला नहीं रहा, अब राक्षसी ओरे के कारण जंगली बीस्ट और यहाँ के दानव कमजोर पड़ जाएंगे। उन्हें हराना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और बाजिन, तुम्हें हमेशा मुझे बचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद से भी लड़ सकता हूँ। बाजिन कहता है ठीक है। फिर भी बाजिन को देखकर समझ आ रहा है कि बाजिन को तैन का फिक्र सता रहा है। उसके बाद वो लोग ब्लैक माउंटेन वैली के और अंदर जाने लगते हैं, दानवराज की ठिकाने को ढूंढते हुए, जहाँ तैन आगे आगे चल रहा था और हम बाजिन को देखते हैं जो धीमे से चल रहा था। और कुछ देर चलने के बाद बाजिन अपना सीना पकड़ लेता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। यह बाजिन को देखकर समझ आ रहा है कि उसका तबीयत बिगड़ रहा है। तब स्नोचिता इस बात को नोटिस कर लेता है और स्नोचिता अपनी फिक्र भरी निगाहों से बाजिन की ओर देखने लगता है। बाजिन तब इशारों से स्नोचिते को मना करता है कि वो तैन को इस बारे में कुछ न बताए। तब स्नोचिता मान जाता है। उसके बाद वो लोग चलते चलते रुक जाते हैं, जहाँ वो लोग अपने सामने देखते हैं एक बड़ा सा गड्ढा जिसके आसपास कुछ राक्षसी ओरे आ गए हैं और राक्षसी ओरे के कारण आसपास के बहुत सारे जंगली बिस्ट बेहोश पड़े हुए हैं। तब तैन बताने लगता है कि ये बड़ा सा गड्ढा बहुत ही गहरा लग रहा है और इसका रास्ता जमीन के नीचे तक जा रहा है। यही होगा दानवराज का ठिकाना। और यहाँ राक्षसी ओरा बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ के सारे जंगली बिस्ट बस बेहोश हुए हैं, तय नहीं हुए। कुछ देर बाद ही जाग जाएंगे और हम सब बिना सोचे समझे जमीन के नीचे नहीं जा सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि जमीन के नीचे का माहौल कैसा होगा। तैन तब वेन के पास आकर वेन से कहता है कि वेन, क्यों ना तुम पहले जाओ। वेन तैन को मना कर देता है और बहुत सारा कारण देने लगता है जमीन के अंदर ना जाने का। पर पीछे से स्नोचिता आकर वेन को एक जोरदार लात मारकर उस बड़े से गड्ढे में गिरा देता है, ये कहते हुए कि तुम अपना बेकार का कारण अपने पास ही रखो। तुम्हें कहा गया है जमीन के अंदर जाने का, तो फिर जाओ। ये देखकर तैन स्नोचिते से कहता है कि स्नोचिता, तुम बिल्कुल मेरे
पेट बनने के लायक हो, तुम दिन ब दिन मेरे जैसे होते जा रहे हो। तब हम वेन को देखते हैं जो गड्ढे के अंदर गिरता हुआ कहने लगता है कि इस परिवार के सारे लोग बेशर्म हैं, एक बार में गड्ढे से बाहर निकल आओ, उसके बाद मैं तुम लोगों को देख लूंगा। उसके बाद वेन बहुत ही जोर से जमीन के अंदर गिरता है और यहाँ से वेन के साथ हम भी जमीन के नीचे का नजारा देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एक बड़े से चट्टान के कुर्सी के ऊपर दानव राज बहुत ही आराम से बैठा हुआ है और उसने मास्टर होंग को पकड़ लिया है। हम अंकल फैन को देखते हैं जिन्हें बहुत सारे जंगली बिस्ट ने घेर लिया है और अंकल फैन उन जंगली बिस्ट के साथ लड़ाई कर रहे हैं। हम वेन को देखते हैं जो अंकल फैन को लड़ता हुआ देखकर मनी मन कह रहा था कि हे भगवान, जमीन के नीचे इतने सारे जंगली बीस्ट है और एक अकेला आदमी उनसे बहुत ही भयानक तरीके से लड़ाई कर रहा है। मानना पड़ेगा ये आदमी तो सुंदर आदमी से भी ज्यादा सुंदर है और चट्टान के ऊपर जो आदमी बैठा हुआ है यही होगा दानव राज, ये तो और भी सुंदर है और इसके पास कितने सारे लंबे लंबे और बड़े बड़े हाथ है, बिल्कुल मेरी जड़ों की तरह। हम दोनों का जोड़ी बहुत जमेगा। तब दानव राज की नजर वेन की ओर पड़ता है और वेन डर के मारे तुरंत छुप जाता है और सोचने लगता है कि इस दानव राज ने तो ऑलमोस्ट मुझे देख लिया था, मैं इससे लड़ाई में बिल्कुल नहीं जीत सकता, मुझे जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर होंग बेहोश है और दानव राज ने उन्हें कसकर पकड़ रखा है। दानव राज तब अंकल फैन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि एक कमजोर आदमी दूसरे कमजोर आदमी को बचाने के लिए कब तक लड़ेगा, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम मुझे जंग लाओ का आत्मा वापस कर दो और मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। अंकल फैन तब बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होंग को हाथ लगाने की, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा जिससे तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने जन्म ही क्यों लिया। तब दानव राज मास्टर होंग को जोरदार झटका देकर जगाने लगते हैं जिससे मास्टर होंग को बहुत ही दर्द होने लगता है और अंकल फैन मास्टर होंग को दर्द में देखकर चिल्लाने लगते हैं कि कमीने, होंग को छोड़। उसके बाद अंकल फैन मास्टर होंग के पास दौड़कर आने की कोशिश करने लगते हैं। तब जंगली बिस्ट अंकल फैन के ऊपर हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं। खैर मास्टर होंग को जैसे ही होश आता है, मास्टर होंग अंकल फैन को देखकर कहने लगते हैं कि फैन तुम जिंदा हो। उसके बाद मास्टर होंग अपनी खुद की सिचुएशन को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि अरे मैं कहाँ हूँ और ये सब क्या हो रहा है। और जैसे ही मास्टर होंग दानव राज की ओर देखते हैं वो चौंक कर कहते हैं कि सीनियर आप भी जिंदा हो। दानव राज तब अंकल फैन की ओर इशारा करते हुए मास्टर होंग से कहते हैं मेरे प्यारे जूनियर, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा ये देखकर कि ये आदमी तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान कर दे। पर हम मास्टर होंग को देखते हैं जिन्हें लगा था कि सदियों पहले उनका सीनियर इस दुनिया से चल बसे है। अपने उसी सीनियर को अपने सामने जिंदा देखकर मास्टर होंग बहुत ही चौंके हुए हैं। तो फिर मेरे प्यारे मित्रों, आप सब कहानी को आगे देखने के लिए करो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। टिल देन स्टे विथ मी एंड सी यू।